नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात टारगेट किलिंग पर होती सियासत की। छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग का जिन एक बार फिर बोतल से निकल कर आ गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के औंधी थाना क्षेत्र के सरखेड़ा गांव में पूर्व भाजपा मंडल महासचिव बिरजू तारम की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। टारगेट किलिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं और अभी तक ये ज्ञात नहीं है कि हत्या माओवादियों ने की है अथवा रंजिश का परिणाम है। भाजपा ने इस हत्या को टारगेट किलिंग बताया है और कहा है कि उसको नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले जून में बीजापुर जिले में संदिग्ध नक्सलियों ने एक स्थानीय बीजेपी नेता की हत्या कर दी थी। फरवरी में बस्तर संभाग में इसी तरह एक घटनाओं में 3 स्थानीय भाजपा नेताओं की हत्या कर दी गई और इन सारी घटनाओं के लिए भाजपा ने छत्तीसगढ़ में सत्ता संभाल रही कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा है कि विधानसभा चुनाव में जनता इसका करारा जवाब देगी। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा ने अपने बहुत से नेताओं को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी है, फिर बिरजू तारम को सुरक्षा आखिर क्यों नहीं दी गई। चुनावी वर्ष में इस तरह के मुद्दे तूल पकड़ते हैं, लेकिन सवाल वही है कि छत्तीसगढ़ में चुन चुनकर भाजपा नेताओं की हत्या आखिर क्यों हो रही है। क्या ये माओवादी हिंसा है या फिर इसका कोई और कारण है, ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत हुई है। मोहला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है, यह भी टारगेट किलिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का डराने का प्रयास लगातार हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में शांति हो, कानून व्यवस्था का राज हो। मोहला मानपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या होना बेहद निंदनीय है, बेहद दुखद है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है, लेकिन इस घटना के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है वह बेहद आपत्तिजनक है। आप घटना के बारे में पुलिस विवेचना कर रही है, आप सीधे लाश पे राजनीति चालू कर दिए। आप अवसरवादिता देख रहे हैं। अपने कार्यकर्ता की हत्या पे, माओवादी घटना में हत्या हुई है, उस पर आप राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का गिद्ध वाला चरित्र है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पे लाश पे रोटी सेकने का काम किया है। बिरनपुर में भी वही कर रहे हैं, लाश पे रोटी सेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियेपन से जुड़ रही है, तो लाशों पे राजनीति कर रही है। ये बेहद आपत्तिजनक है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का चरित्र सामने आया। तो देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं की लगातार हत्या का सिलसिला शुरू और इसी के तहत अब एक और हत्या हुई, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, कुछ ही दिन बचे और उससे पहले इस हत्या के बाद अब छत्तीसगढ़ में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि लाशों पर राजनीति करने का काम बीजेपी कर रही, तो वहीं बीजेपी लगातार कांग्रेस की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इसे टारगेट किलिंग का नाम दिया जा रहा है। लेकिन आज इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एहतराम साहू जी बीजेपी से और शिल्पा देवांकन जी कांग्रेस से, नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी पे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी शिल्पा जी। भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन इस वारदात के बाद वो भरोसा जनता को नजर नहीं आ रहा है। जी नमस्कार जी। निश्चित रूप से भूपेश सरकार के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल को देख लीजिए। जनता ने भूपेश सरकार पर, माननीय भूपेश बघेल जी के चेहरे पर विश्वास जताया है और यही कारण है कि भूपेश है तो भरोसा है का नारा जनता दे रही है। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुद्दाविहीन है। मुद्दाविहीन होने के नाते अब उनकी ये स्थिति हो गई है कि वो लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। उनका चरित्र गिद्ध की भांति राजनीति करते हुए नजर आ रहा है और वो लाशों पर अब राजनीति करने पर मजबूर हो गए हैं। जिस तरह से बिरजू तारम की हत्या को, इस हत्या के ऊपर जो है हम अपनी संवेदनशीलता जरूर जताते हैं, उनके परिवार वालों से संवेदनशीलता है और ऐसी घटना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। परंतु इस पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश
जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो एक कुत्सित प्रयास के रूप में नजर आ रहा है। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं कि टारगेट किलिंग की बात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आशंका जता रही है, उससे हम कहना चाहते हैं कि बिरजू तारम की हत्या की जो जांच है वो जरूर से होनी चाहिए और इसमें भारतीय जनता पार्टी की कुछ संलिप्तता नजर आ रही है और राजनीतिक फायदे के लिए ये घटना तो नहीं हुई है, इसलिए ये जांच जरूर से होनी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वर साहू को प्रत्याशी बनाया तो इससे पता चल जाता है कि इनका स्तर किस हद तक गिर चुका है। तो बिरजू तारम के मामले में जो बयान आ रहा है उससे भी पता चल जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि आज मुद्दा विहीन है वो किसी की संवेदनाओं के साथ खेलने के लिए उतारू हो गई है और लाशों पर राजनीति करने के लिए उतारू हो गई है। टारगेट किलिंग तो जो 2013 में झीरम घाटी कांड में जो कांग्रेस के नेताओं, जो रमन सरकार थी, उस समय में हमारे नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था कम करके। चलिए शिल्पा जी, झीरम घाटी कांड में जो हत्याएं हुई थी उसका जिम्मेदार भी बीजेपी है। अभी जो हत्याएं हो रही है उसमें भी बीजेपी की संलिप्तता है। चलिए अब एहतराम जी से सवाल कर लेते हैं। एहतराम जी, कई तरह के आरोप आपकी पार्टी पे लगाए जा रहे हैं, आपके पास मुद्दे नहीं इसलिए राशों पे राजनीति कर रहे हैं, जवाब दीजिए। अमृता जी नमस्कार, सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं शिल्पा जी की जो पहली बात मुद्दा विहीन, अमृता जी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी नहीं है। 5 साल में इस कांग्रेस की सरकार ने किसी को छलने के लिए नहीं छोड़ा। बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को, अधिकारी कर्मचारी को, बुजुर्गों को, सबके साथ इन्होंने धोखा किया। जो वादा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरी इनकी बात की मैं जवाब दे दूं, इन्होंने झीरम घाटी की बात कर रहे हैं। झीरम घाटी में सुरक्षा में कमी थी तो इन्होंने उस समय क्यों नहीं कहा? और जिस समय उसके बाद उस घटना से भारतीय जनता पार्टी भी दुखी था और तुरंत उन्होंने जांच कराने की बात की। NIA की जो रिपोर्ट आई उस समय केंद्र में सरकार थी, NIA की रिपोर्ट क्यों उतने दिन तक नहीं आया? दूसरा, इनके मुखिया उस समय बोला करते ना, झीरम घाटी का जो सबूत है मेरे जेब में है, जिस दिन मैं इसको सार्वजनिक कर दूंगा उस दिन तो बवाल मच जाएगा। ये कई अखबारों में भी छपा था। दूसरी बता दूं कि इनके 5 साल का जो कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में भय, आतंक, अपराध का डरावना पड़ रहा। मानपुर क्षेत्र के सरखेड़ा गांव के हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बिरजू तारम जी की निर्दयता से गोली मारकर जिस प्रकार हत्या की गई थी, वो हत्या एक टारगेट किलिंग की तरह है। एक भाजपा कार्यकर्ता जो मां दुर्गा का उपासक था, धर्मांतरण के विरोध करता था और जो धर्मांतरण किए जाते हैं उनको उनके मूल धर्म में लाने का कार्य करता था। ऐसे सीधे साधे भोले भाले ग्रामीण को उनके घर में घुसकर गोली मार देना क्या कहलाएगा? और ये पहली घटना नहीं है अमृता जी, इस तरह की घटना नारायणपुर में सागर साहू के साथ और बीजापुर में एक हमारे कार्यकर्ता है उनके साथ भी हुए और हमारे अनेक कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी घटना घटी। उसके बाद आज तक वो हत्यारा पकड़ से बाहर है। कांग्रेस मगरमच्छ इसकी आंसू बहाती है। बिल्कुल ये हुआ, गलत हुआ, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई हुई? इसीलिए लगातार हमारे कार्यकर्ताओं चलिए ठीक है एहतराम जी, चलिए एहतराम जी, आप भी आरोप लगा रहे हैं झीरम घाटी कांड में जिस तरह से सुरक्षा नहीं दी गई थी कांग्रेस बीजेपी की। चलिए ईश्वर साहू का जवाब दे दूं, ईश्वर साहू वाला एक जवाब दे दूं। ईश्वर साहू भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी किसको प्रत्याशी बना के मैदान में उतारती है, इसके लिए कांग्रेस को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। 1984 में स्वर्गीय इंदिरा जी के जब देहांतन हुआ था तो राजीव गांधी जी को इन्होंने अपना नेता माना था। तो भाई हम किनको माने किनको नहीं माने, ये हम। चलिए एहतराम जी, आरोपों की तो काफी लंबी लिस्ट और खत्म होने वाली नहीं है। एहतराम जी, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, केंद्र ने हाल ही में 24 नेताओं को एक्स सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी मुहैया कराई है, लेकिन जब ये नेता बोलते रहे तब उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? उस समय भी इनको सिक्योरिटी दी गई थी। वो घटना से हम भी दुखी हैं। वो जो घटना है वो नक्सलियों ने एक प्लानिंग के तहत किया था। और सर मैं बिरजू तारम की बात कर रही हूँ सर मैं। बिरजू तारम जी को
जेट पर सुरक्षा कैसे देंगे अमृता जी? वो एक छोटे से कार्यकर्ता, उनकी सुरक्षा की जवाबदारी प्रदेश को थी। प्रदेश सर को देना छोटे से चाहिए था उसकी कार्यकर्ता सुरक्षा। थे, लेकिन वो पुलिस में एफआईआर दर्ज करा चुके थे, कई बार शिकायत कर चुके थे, तब आपकी पार्टी ने इस तरह से स्टैंड क्यों नहीं लिया उनके लिए? अब क्यों आप आरोप नहीं, लगा रहे हैं? फिर लगातार- छोटे से कार्यकर्ता थे तो आप खत्म करिए कहानी। हमारे कार्यकर्ता को सुरक्षा नहीं देना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उन्हीं के कारण हुआ है, उनकी सर जिम्मेदारी। लेकिन उनकी केंद्र वो ने 24 सुरक्षा नेताओं को देना- सिक्योरिटी दी है ना, अब क्या नक्सल प्रभावित इलाके में 24 नेताओं को सिक्योरिटी दी है कि नहीं दी है? इनके लिए भी हमने मांग किया था, और हमारे अभी 6 महीना पहले कुछ हमारे नेताओं की जो सुरक्षा है उसको कमी कर दिए थे छत्तीसगढ़ की सरकार ने, जो आप भी अखबारों। चलिए शिल्पा जी आपसे रिएक्शन ले लेती हूँ। शिल्पा जी, कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार के हाथ में होती है, ऐसे में जब वो कई बार एफआईआर दर्ज करा चुके थे उसके बाद एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उनके परिजनों का आरोप है कि जो बार बार सरकार ये कहती है कानून व्यवस्था को लेकर भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन वो भरोसा कहीं नजर नहीं आ रहा है दूर दूर तक। देखिए, जब केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 24 नेताओं को, आपने बिल्कुल सही कहा, 24 नेताओं को खोज खोज करके जब सुरक्षा प्रदान की, तो बिरजू तालम जी के लिए सुरक्षा इन्होंने क्यों नहीं मांगी? इनको पहले से प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? मांगा ही नहीं गया। तो इस प्रकार से जब उन्हें सुरक्षा नहीं देने का क्या लेकिन मतलब शिल्पा है? जी, उनका कहना है वो तो छोटे से कार्यकर्ता थे इसलिए सुरक्षा नहीं दी गई उन्हें। जब बाकी लोगों को खोज में सुरक्षा दी गई, और सुरक्षा की पहले वाली बात भी बता देती हूँ, ये जो बहुत लेकिन पहले मैडम की अगर बात- सारी सुरक्षा केंद्र दे देगा तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी? रमन सरकार के समय में भी सुरक्षा हमारे नेताओं को मांगी गई थी, परंतु इन्होंने जानबूझ के उस सुरक्षा में कटौती की गई। अभी तो बिरजू में ताकत की सुरक्षा मैडम मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, आप 10 साल पीछे पहुंच गई हैं। कोई चलिए पैमाना नहीं। नागेंद्र जी आपसे रिएक्शन ले लेती हूँ। नागेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं लाशों पर राजनीति की जा रही है, कहाँ तक ये सही है? कार्यकर्ता को सुरक्षा नहीं दी गई, लेकिन वो कार्यकर्ता कई बार पुलिस थाने में जाके अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगा चुका था। देखिए अमृता जी, यही गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है पार्टियों का, इसमें दोनों ही पार्टी जिम्मेदारी है जी बराबर बनती है, क्योंकि बीजेपी को भी अपने कार्यकर्ता को लेके बहुत ही गंभीर होना था, उसकी सुरक्षा के लिए सचेत होना था। वहीं कांग्रेस जो सत्ता में है उसको भी इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए था। होता यह है कि हम देखते हैं कि ऐन चुनाव के समय छत्तीसगढ़ में माओवाद की घटनाएं बढ़ जाती हैं। शायद वो इसका कारण यही है कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और चुनाव सबसे बेहतर मौका होता है। इस समय वो स्थिति को बिगाड़ते हैं चुनाव के दौरान, और अपना एक आतंक पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे समय में इस तरीके की चूक तो होनी ही नहीं चाहिए। हर कार्यकर्ता जो है वो एक परिवार का सदस्य है, उसके पीछे एक जिम्मेदारी है समाज की, परिवार की और अपने राजनीतिक दल की। तो उससे भी हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि सबके लिए है। और मैं ये नहीं मानता कि कोई आदमी बहुत बड़ा और कोई आदमी बहुत छोटा है, सब एक इकाई है, सब राष्ट्र की संपत्ति है हर व्यक्ति। तो उसको लेके हम ये नहीं कह सकते कि वो छोटा कार्यकर्ता था तो उसके तरफ हम ध्यान ना दें। इन्हीं एक छोटे कार्यकर्ता के बल पे तो लोग राजनीति करते हैं बेसिक तौर पे, क्योंकि जनता के साथ तो यही जुड़ते हैं, समस्याओं को लेके, उनको समझाने से लेके, वोट डलवाने से लेके, हर चीज में उनकी एक अहम भूमिका रहती है। तो ऐसे समय में उनको लेके उनकी सारी तकलीफों को समझना, उनकी सारी बातों को मुझे लगता है कि एक केंद्र में रखना चाहिए, हर बात को समझने की कोशिश करना चाहिए। और जब आपने उनको चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका दी है तो उनको भी आपको एक प्रोटेक्शन हर नजरिए से देना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन हो। और बिल्कुल नागेंद्र जी, एक बात समझ के बाहर है, जब पार्टी को चुनाव लड़ना होता है तो कार्यकर्ता सर्वोपरि हो जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं, पार्टी की ताकत हो जाती है, लेकिन सुरक्षा की बात होती है तो एक छोटा सा कार्यकर्ता बना दिया जाता है। बिल्कुल, यही गंभीर चिंता का विषय है। उस समय वो पूरा भगवान बन जाते हैं पार्टी के लिए। इसमें मैं हर पार्टी के कार्यकर्ता को शामिल कर रहा हूँ, इसमें किसी भी तरफ मेरा इशारा नहीं है। हर पार्टी का कार्यकर्ता एक बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उस समय उसकी तरफ कोई भी फिक्र नहीं करता। यहाँ तक कि देखिए, उसके जान माल की सुरक्षा तो है ही, वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसने कितनी मेहनत की है, उसे खाना मिला है कि नहीं मिला है, उसने बूथ में कितनी एक्सरसाइज करी है, ग्राउंड लेवल में वो कितना थका है, उसके स्वास्थ्य का क्या हाल है, ये बहुत गंभीर विषय है।
और इसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है, लेकिन ये चीज लोगों को बहुत देर से समझ में आती है। बिल्कुल। शिल्पा जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप कह रही थी अभी कि झीरम घाटी कांड में तमाम चीजें की सुरक्षा नहीं दी गई थी, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ था। चलिए मैं आपको हाल ही का बता दूं, सरजू टेकाम की अगर बात करूं, आदिवासी नेता ने जिस तरह का विवादित बयान दिया था, उसे लेकर अब तक क्या कार्रवाई हो पाई है? जी, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। आप देख लीजिए, पुरानी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। हमारे कार्यकाल में, भूपेश सरकार के कार्यकाल में जितनी भी घटनाएं हैं, सबका संवेदनशीलता से संज्ञान लिया जाता है, जो भी बातें होती है। परंतु झीरम घाटी कांड कब का है? 2013 का है। एनआईए ने अभी तक जांच नहीं की। एनआईए ने की जब उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही थी, तो राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई, उस पर भी इनके नेताओं ने जाकर रोक लगा दिया। आप एकदम बहुत बड़ी बात है, इस बात से परिचित है कि इनके नेता रोक लगाते हैं, इसका क्या आप मतलब निकाल सकती हैं? और दूसरी बात, टारगेट किलिंग की जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात करते हैं ना, टारगेट किलिंग में फायदा किसको होता है? देखिए, वहां से तो क्या बात कहूंगी कि हो सकता है कि इसमें नक्सलियों का फायदा हो, पहली बात। तो दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है हत्याओं के ऊपर, लाशों के ऊपर। इसमें कांग्रेस का कोई भी फायदा नहीं दिखता है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी पूरी पीढ़ी, अपने पूरे परिवार को खोया है। और जो पार्टी अपने परिवार को खोई हुई है, वो टारगेट किलिंग जैसी घटिया चीजों को कभी नहीं करेगी, कभी। मैडम, मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछा, सरजू टेकाम को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई अब तक? जिस तरह का हेट स्पीच उन्होंने दिया था, आपकी पार्टी के विधायक वहां पर मुस्कुराते रहे, इस पर अभी तक क्या एक्शन हुआ है पार्टी की ओर से? प्रशासन की ओर से क्या कुछ एक्शन लिया गया? क्या कुछ निर्देश दिए गए? अमृता जी, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रही हूँ। मैडम, आपको मेरी आवाज शायद सुनाई नहीं देगी। सरजू टेकाम का जिक्र कर रही हूँ मैं, जिस तरह से हेट स्पीच उन्होंने दिया था मणिपुर हिंसा को लेकर। संवेदनशीलता से कार्य कर रही है सरकार। संवेदनशीलता से जो भी आरोप लगते हैं या जो भी बात संज्ञान में आती है, वो उन चीजों पर संवेदनशीलता से कार्य कर रही है सरकार। पर क्या कार्रवाई हुई शिल्पा जी? शिल्पा जी, जवाब दीजिए। कोशिश कभी नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र होता है। ये कांग्रेस पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है। कांग्रेस सरकार परंतु लेकिन शिल्पा जी, इस मामले के बाद संवेदनशीलता जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से नजर नहीं आ रही है जी। जिस तरह से मैं जिक्र कर रही हूँ, लेकिन इस मामले के बाद पार्टी की कोई संवेदनशीलता नजर नहीं आ रही है कि कितनी गंभीर है पार्टी। जी, पुराने किसी भी मामले में देख लीजिए, हमारी पार्टी संवेदनशीलता से कार्य कर, निश्चित रूप से इस मामले मैडम, मैं तो ज्यादा पुराने मामले में पहुंच ही नहीं रही, मैं तो हाल ही के मामले की बात कर रही हूँ। जी जी अमृता जी, हमारी जो संवेदनशील पार्टी है, वो आगे इस मामले में भी संवेदनशीलता से एक्शन लेती नजर आएगी, क्योंकि हर कार्यकर्ता हो जाए। मैडम, वही तो मेरा सवाल है, कब एक्शन लेगी? कब एक्शन लेगी? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ बार बार, एक्शन कब लेगी और किस चीज का इंतजार हो रहा है? देखिए, अभी चुनावी जो दौर है, उसमें जो कार्यकाल रुक गए हैं, हम एक्शन जब भी होगा कार्यकाल उस समय लेंगे, नहीं है। संवेदनशीलता की परिभाषा तो चलिए अतराम जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। जी अमृता जी, जो एक विधायक की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ता कोई भी घुसे मार डालो, काट डालो, ऐसा वक्तव्य दिया, उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस की संवेदनशीलता दिख रही है। 6 महीना पहले इसी नवरात्र में कहा था और एक कांग्रेस के विधायक की उपस्थिति में कहा था, उसमें आज तक कांग्रेस ने एक्शन नहीं लिया, उसका दुष्परिणाम है। और आदिवासी समाज अपने समाज की अस्मिता बचाने के लिए, अपने समाज के मान सम्मान बचाने के लिए लगातार जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। और नारायणपुर के उस बस्तर अंचल के आदिवासियों के साथ क्या हुआ, क्या उनके ऊपर दुर्गति हुई, खुद यह रिपोर्टिंग इनके जो सरकार में बैठे हैं अधिकारी नहीं हो पाना। नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना होगा दोनों ही पार्टी की तरफ से जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, एक अभी तक इंसाफ की बात परिवार लगातार कर रहा है, लेकिन इंसाफ मुझे लगता है कहीं से भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पार्टी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम संवेदनशील है, लेकिन संवेदनशीलता है शायद वो उनके बयानों में नजर नहीं आ रही है। देखिए,
ये सब एकदम बिल्कुल कथनी करने का भेद जैसा नजर आता है, क्योंकि ये मामला वाकई में इतना संवेदनशील है कि इसमें तो फौरी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी अगर संवेदनशीलता होती तो। और जो भी है ये अच्छा नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में आप देखिए लोगों को यहाँ पे काम करना इतना कठिन हो जाता है, वहाँ पे वो किस तरीके से अपने समाज को, अपनी संस्कृति को बचाने में जुटे रहते हैं। इसके साथ वो तमाम उनको राजनीतिक कार्य करना है या अपना जो भी वो विकास को लेके अपने संजीदगी के साथ काम करते हैं, उसमें उनको इस तरीके की जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो बड़ा कठिन जोखिम के साथ अपना जीवन यापन करना पड़ता है। ये किसका उदाहरण है। अगर हम कहें कि हम इस मामले में संवेदनशील है और उस पर कोई प्रतिक्रिया आ ही नहीं रही है, प्रशासन वहां पर कुछ सत्ता के जोर पे कुछ कर नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मानव जीवन मूल्यों की किसी को कोई परवाह ही नहीं है। यही मामला क्या समझे नागेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, क्या समझे जो सरजू टेकाम ने जिस तरह का विवादित बयान दिया था उस पर एफआईआर जरूर दर्ज की गई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, कहीं ना कहीं उसी का जो खामियाजा है वो बिरजू तारम ने भुगता है? स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि चुनाव के पहले या चुनाव के दौरान भी इस तरीके के जब बातें होती है, स्पीच होते हैं, उसका असर जमीनी स्तर पे बहुत तेजी से होता है और उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं होती है वो बड़ी कठिन हो जाती है। और ये दोनों घटनाओं को आप देखिए, एक में हत्या हो जाना, दूसरे में इस तरीके का अनर्गल प्रलाप, ये दोनों चीजें जो है वो समाज हित में तो किसी भी दृष्टिकोण से अच्छी नहीं मानी जा सकती। और अभी चूंकि चुनाव चल रहे हैं, अभी आगे भी किस तरीके की घटनाएं घट सकती हैं अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है कि इसको लेके बहुत सतर्क होने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं को समझाने की जरूरत है, दोनों ही पार्टी को चुनाव में किस तरीके से बेहतर काम करना है कार्यकर्ताओं को लेके और किस तरीके से अच्छा हो सके, इस पे जिम्मेदारी दोनों पार्टियों की बनती है। सिर्फ जुमलेबाजी करने से और ये कहना कि हम इस मामले में संवेदनशील हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया ना व्यक्त कर पाना या उसकी कोई जानकारी ना होना, ये तो नितांत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मानता हूँ मैं। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं टारगेट किलिंग को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, कई बीजेपी नेताओं की हत्या हो चुकी है साल, और ऐसे में स्वाभाविक है कि बीजेपी का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं फूट रहा है। लेकिन सवाल ये भी, जब केंद्र 24 नेताओं को सुरक्षा प्रदान कर देती तो फिर कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर इस तरह की परेशानी क्यों आती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जब कांग्रेस पार्टी लगातार ये नारा देती है भूपेश है तो भरोसा है, फिर ये भरोसा कांग्रेस सरकार में नजर क्यों नहीं आता? सरजू टेकाम की अगर हम बात करें तो उस दौरान भी कई बड़ी बड़ी बातें की गई थी, दावे किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई और शायद यही वजह है जिसका खामियाजा बिरजू तारम ने भुगता है। और अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में क्या कुछ और होता है और बीजेपी किस तरह से अपनी पार्टी का स्टैंड लेती है, किस तरह से परिजनों का साथ देती मृतक के, क्योंकि लगातार पार्टी की ओर से यही कहा जा रहा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, परिजनों का कहना है कि इंसाफ चाहिए। अब आने वाले वक्त में किस तरह से इंसाफ मिलता है परिजनों को या इसे लेकर और राजनीति देखने को मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।